इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर एमपीएस 02 इंटरनेशनल रिलेशन का ये सब्जेक्ट है हमारा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। इस पूरे सिलेबस में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस में से कवर किया गया है, जो आपका सिलेबस भी कवर कर देगा और इनको कर लेने के बाद आपके ऑलमोस्ट चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी वीडियोस पहले मैंने अपलोड कर रखी है, एक बार उनको ब्रीफली में जरूर देख लेना ताकि वो भी चैप्टर्स आपके कवर हो जाए और कोई सा ये पोर्शन आपको छूटे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के प्रति नव उदारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द न्यू लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। देखो पहले हम ये समझते हैं आखिर इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या होता है। देखो जिस भी देश का बॉर्डर जिस जगह पे खत्म हो रहा है उसके बाहर के जितने भी देश हैं वो सभी देश अंतरराष्ट्रीय देशों में आते हैं। दैट मीन्स चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हो, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट के देश हो, मान लो एशिया के कंट्रीज हो या अफ्रीकन हो, लैटिन अमेरिकन हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, यानी कि ऐसे देश जो हमारे देशों से दूर भी है, तो उन देशों से अपने देशों के साथ संबंध बनाना। जैसे कि मान लो इंडिया का रिलेशन अगर जर्मनी के साथ या जापान के साथ है, यूएसए के साथ है या रसिया के साथ, तो अंतरराष्ट्रीय रूप से जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन बनाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन। क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है जो ये कह सके कि आईआर से मेरा कोई मतलब नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से मुझे दुनिया में से किसी भी देश के साथ कोई रिलेशन बनाना ही नहीं है? क्या कोई ऐसा कंट्री है? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक इंसान सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता, सेम इसी तरीके से एक देश भी दुनिया के तमाम देशों से रिलेशन बनाए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे पास सारे रिसोर्सेज नहीं है, तो उन रिसोर्सेज के लिए हम उन देशों पे डिपेंड है। अब जो उनके पास नहीं है वो हमसे लेते हैं वो, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर जो आज इस टाइम पे यूएनओ में 193 कंट्रीज हैं, ये एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन बनाते हैं। इन्हीं रिलेशन को हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब ये रिलेशन बनाते कैसे हैं, तो इसको बताने के लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं। अब इन अप्रोचेस के बारे में आपको बताना होगा। तो यही बताने के लिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक देश दूसरे देश के साथ अपने रिलेशन कैसे बनाए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए, अब इसको लेकर अलग अलग अप्रोचेस हैं, यानी कि नजरिए हैं, जिसको दृष्टिकोण कहा जाता है। अब उन अप्रोचेस में जो पहला अप्रोच है वो है आइडियलिज्म, इसके बाद आता है रियलिज्म एंड इसके बाद आता है न्यू लिबरलिज्म एंड न्यू रियलिज्म, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं आपको ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले, इसका मतलब क्या होता है। देखो अब मान लो कि इंडिया है, इंडिया को अपने रिलेशन बनाना है यूएसए के साथ, तो इंडिया के अपने कुछ प्रिंसिपल होंगे कि भाई मैं देखो इससे रिलेशन बना रहा हूँ तो मेरे ये प्रिंसिपल है भाई, अगर मेरे इन प्रिंसिपल को कोई खतरा पहुंचता है तो मैं यूएसए के साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगा। जैसे मान लो कि भारत का विचार है कि भारत किसी और देश पे कभी भी आक्रमण नहीं करता है, ना ही भारत किसी देश पे कब्जा करता है, ना ही भारत कभी अशांति की बात करता है। हम तो गांधी और बुद्ध के देश रहे, हम तो पीसनेस की बात करते हैं। इसीलिए अगर हमारे विचारों से किसी और देश के विचार मेल खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनसे हम रिलेशन बनाएंगे। आप इसको यूं समझिए कि एक क्लासरूम के अंदर अलग अलग जगह पे 5 बच्चों का ग्रुप बना रहता है। ऐसा होता ना कि अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, स्कूलिंग टाइम पे हमारे 5 फ्रेंडों का एक ग्रुप बन जाता था। तो ऐसा क्यों बनता था? हम पांचों में से जितने भी लोग थे, कहीं ना कहीं हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचार है, आपस में कहीं ना कहीं मिलते जुलते होंगे। भाई हाँ यार, हाँ ये सही है यार, वो मेरे हाँ में हाँ करता होगा, उसकी गलतियों मैं बोलता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो एक ग्रुप बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेम है, तभी तो भाई साथ है। वो जिसके विचार नहीं मिलते वो ज्यादा दिन तक ग्रुप में टिक नहीं पाता, वो टूट जाता जल्दी हमारे ग्रुप से। यही सेम चीज इंप्लीमेंट होता है एक देश के ऊपर। एक देश अपने रिलेशन उसी से बनाता है जिससे उसके विचार मेल खाते हैं। अभी विचार का मतलब है यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एक देश की जरूरतें, एक देश की सोवरेटी। सोवरेटी का मतलब एक देश की जो इंडिपेंडेंस है, जो उसका फ्रीडम है। जैसे भारत बिल्कुल आजाद है, अब भारत किसी ऐसे देश से रिलेशन बना ले अपना जो भारत पे दबाव डाले, भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, वैसा कर, तो भारत की आजादी तो खतरे में आ जाएगी। इसी आजादी को हम सोवरेनिटी कहते हैं। तो भारत इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में बिल्कुल आजाद है, इसमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि राष्ट्रीय हित को, अपने देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी और देश के साथ अपने संबंध यानी कि रिलेशन बनाता है। अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई खतरा आता है तो भारत उस रिलेशन को खत्म कर देता है। अभी जब रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसी दौरान भारत के ऊपर काफी प्रेशर बनाया गया यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कि रसिया से अपना रिलेशन खत्म कर दो, बट भारत ने ऐसा नहीं किया। भाई रसिया हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड है और यूरोप भी तो उसी से तेल लेता है, भाई हम क्यों करते? एस जयशंकर ने फुल करारा जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं जो हम रिलेशन बनाते हैं किसी और देश से, वो हम नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एक देश दूसरे देश से अपने रिलेशन कैसे बनाएगा। इसको लेकर अलग अलग जो थ्योरीज हैं, जिनको हम आइडियोलॉजी कहते हैं, या आप कह सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर उसको हम अप्रोच कहते हैं। अब पहला अप्रोच है आइडियलिज्म। अब
और आइडियलिज्म क्या कहता है? ये कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर सभी देश आपस में सहयोग करे एक दूसरे का, यानी कोई मार्केट ना करे, कोई शक्ति के लिए संघर्ष ना करे। जैसे कि एक देश चाहता है एक दूसरे से आगे निकलना, अब मान लो यूएसए चाहता है रशिया से आगे निकलना, और रशिया चाहता है भाई नहीं भाई मैं यूएसए से आगे निकल जाऊं। तो ये जो होड़ लगी पड़ी है ना, हथियारों की होड़, एक दूसरे को मारकाट करने की, एक दूसरे देश पे अटैक करने की, ये नहीं होना चाहिए। तो आइडियलिज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है आदर्शवाद, ये कहता है कि शांति की बात करो भाई, मारकाट की बात मत करो, दुनिया में एक दूसरे की सहयोग करो, ये इस चीज की बात करता है। तो एक देश अपने रिलेशन इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए, ये शक्ति पे जोर नहीं देता। एक देश को शक्ति यानी कि पावर गेन करने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कोऑपरेशन पे ध्यान देना चाहिए कि सहयोग कैसे बढ़े। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने रिलेशन बनाएगा, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगा। बट इस आइडियोलॉजी का क्रिटिसाइज करके एक नई आइडियोलॉजी आई, इसको कहा गया रियलिज्म। ये रियलिज्म की थ्योरी दिया गया मॉर्गेंथ्यू के द्वारा, और मॉर्गेंथ्यू ने कहा कि ऐसा नहीं है भाई, शांति वांति कुछ भी नहीं है, एक देश अपने पावर को बढ़ाए। जब तक एक देश अपने पावर को बढ़ाएगा, जब तक कोई भी देश उसको आंख उठा के देख भी नहीं सकता। अगर आप कमजोर हो तो आस पड़ोस वाले ही आपको मार देंगे, वही आपको खा जाएंगे। इसलिए पावर पॉलिटिक्स यानी कि अपने आप में हमें पावरफुल होना चाहिए, और यही रीजन है जो मॉर्गेंथ्यू ने कहा रियलिज्म के अंदर, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है यथार्थवाद। इसका मतलब होता है जो रियलिटी हो उस पर फोकस करो। रियलिटी क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान से आगे निकलना चाहता है, जाहिर सी बात है, वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहता है, वो अपने पावर को बढ़ाना चाहता है, मसल्स पावर, मनी पावर, और यही सेम चीज लोगों से मिलकर ही देश बना हुआ है। इसलिए देश भी चाहता है अपने पावर को बढ़ाना, अब वो चाहे मसल्स पावर हो, मनी पावर हो, वेपन्स को, हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, इन सब में वो अपना एक डेवलप्ड कंट्री यानी कि विकसित कंट्री का वो दर्जा लेना चाहता है। इसलिए दुनिया के जो देश है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है। दुनिया के देश स्ट्रगल फॉर पावर है, शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जहां पे भी संघर्ष है वहां पे वॉर होगा। आप जरा खुद देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों हुआ? यही दिखाने के लिए हुआ था ना भाई दुनिया में कौन पावरफुल है। 1940 से लेकर 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सिर्फ इसीलिए लड़ा गया था। अब इसके रीजन चाहे कुछ भी रहे, लेकिन मेन मकसद था अपनी पावर को दिखाना। अब इसके अंदर मित्र राष्ट्र थे और केंद्रीय शक्तियां थी, यानी कि सेंट्रल पावर एंड जो अलियाइड पावर थे वो इनके अंदर लड़ रहे थे। अब इनमें क्या हुआ कि जो अलियाइड पावर थे वो जीत गए भाई, सेंट्रल पावर्स की हार हो गई। इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखिए आप, जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में खत्म हो गया था। और इस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? सेम अलियाइड पावर और एक्सिस पावर, यानी कि एक तरफ था जर्मनी, जापान, इटली, एंड एक तरफ था अलियाइड पावर यानी कि मित्र राष्ट्र, जिसमें यूएसए हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, है ना, रसिया हो गया, ये सब साथ लड़ रहे थे भाई। तो दोनों ग्रुप में वॉर हुआ। अब ये वॉर क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, शक्ति के लिए हुआ। एंड इसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कोल्ड वॉर क्यों हुआ? पावर गेन करने के लिए। यूएसए चाहता था यूएसएसआर से आगे निकलना, यूएसएसआर चाहता था यूएसए से आगे निकलना। तो ये जो पूरी कहानी है, ये रियलिज्म कहता है कि भाई आप इतिहास उठा के देख लो, दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। आज हम इंसानों को देख लो भाई, सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाई? नौकरी पक्की है, सैलरी पक्की है भाई, जॉब की सिक्योरिटी है, इसी वजह से तो भाग रहे हैं। लाखों लोग लगे पड़े हैं, करोड़ों लोग लगे पड़े हैं, भीड़ पूरी जुटी हुई है उस जगह पे। क्यों? पावर गेन करना चाहते हैं। हर एक इंसान शक्ति का भूखा है, आज पैसे का भूखा है। इंसान सेल्फिश है, स्वार्थी है, वो बहुत ढोंगी है, वो लालची है। आज इंसान जिससे रिलेशन बनाता है अपने फायदा देख के बनाता है। जिस दिन बेनिफिट खत्म, रिलेशन खत्म कर देगा। सेम यही एक देश के ऊपर भी है। अगर उस देश से हमें फायदा हो रहा है तो हम उससे रिलेशन बनाएंगे, जिस दिन उसके साथ फायदे खत्म हो जाएंगे हम रिलेशन खत्म कर देंगे उस देश के साथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये रियलिज्म की थ्योरीज कह रही है, जो कि मॉर्गेंथ्यू के द्वारा दी गई है। तो आइडियलिज्म और रियलिज्म, तो ये दोनों बताते हैं कि देशों को रिलेशन कैसे बनाना चाहिए। एंड इसके बाद इन दोनों आइडियोलॉजी की नया वर्जन निकल कर आया। जैसे आइडियलिज्म का नया वर्जन था न्यू लिबरलिज्म, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड इसके बाद रियलिज्म का एक नया वर्जन निकल कर आया था, जिसका नाम था न्यू रियलिज्म। तो न्यू रियलिज्म तो नहीं पूछा गया टॉपिक के अंदर, बट आपको बताना होगा जो आइडियलिज्म का नया रूप है वो क्या है, न्यू लिबरलिज्म। और अभी आपको मैंने आइडियलिज्म के बारे में बताया, जो कि आदर्शवाद है, ये सपनों की बात करता है, ये रियलिटी नहीं बता रहा। जैसे कि रियलिज्म रियलिटी की बात कर रहा है, हाँ भाई पावरफुल स्ट्रगल है, दुनिया भर के अंदर सब लड़ाई कर रहे हैं, मर कट रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, और हमने इतिहास में देखा भी है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, कोल्ड वॉर। तो ये चीज़ रियलिटी हमें दिख रही है। बट आइडियलिज्म क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई सहयोग की बात करो भाई, दुनिया भर में सहयोग भी रहे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके स्ट्रक्चर में जो कमियां है उनको ठीक कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बोलता है कि दुनिया में शक्ति पे नहीं शांति पे जोड़ दो। बल्कि रियलिज्म बात करता है शक्ति की, ये बात करता है शांति की, यानी कि पीसनेस की बात करता है। इसलिए आइडियलिज्म का जो नया रूप निकल कर आया वो है न्यू लिबरलिज्म। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के प्रति नव उदारवाद। देखो उदारवाद और इसके आगे नव जुड़ा हुआ है, यानी कि एक नया उदारवाद का विचार आया था। इसने क्या कहा कि हमें कैसे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक दूसरे को रिलेशन बनाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, इन्होंने अपने क्या व्यूज दिए हैं, तो इस अप्रोच को ही आपको बताना है आंसर में। तो अब मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको बस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एग्जाम्स के अंदर बस पॉइंट्स याद है, एग्जाम में पूरा आंसर आप बना के लिख कर आ जाओगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है
इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। देखो न्यू लिबरलिज्म क्या कहता है, आज का टाइम उदारवाद का है। उदारवाद का मतलब कि दुनिया भर के अंदर सभी देश अपने दरवाजे खोल दे एक दूसरे को व्यापार के लिए। इसलिए मूल मंत्र याद रखना, कुंडी मत खटखटाओ, सीधे अंदर आओ। यानी कि कोई भी देश कोई लाइसेंस ना रखे, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन लगाए, ना ही हैवी टैक्स लगाए, ताकि कोई भी देश आपके देश के अंदर आए और वो अपने व्यापार कर सके, कोई फैक्ट्री खोल सके, इंडस्ट्री खोल सके और एक दूसरे के अंदर व्यापार बढ़े। जैसे कि भारत के अंदर 1991 से पहले अगर कोई इंडस्ट्री आ रही है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे। बट 1991 में भारत ने एलपीजी अपना लिया। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उदारवाद। हमने अपने दरवाजे खोल दिए। एंड पी का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। जो गवर्नमेंट के हाथ में था हमने मैक्सिमम चीज़ें प्राइवेट हाथ में दे दिया, जैसे अंबानी अडानी जैसे जो बिजनेसमैन है। एंड तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हमने अपने रिलेशन दुनिया के तमाम देशों के साथ बना लिए। वैश्वीकरण हो गया, यानी कि जब हम अपनी इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी के साथ जोड़ देते हैं ताकि हम व्यापार में लेन देन कर सके, जो सामान उसके पास है और जो सामान मेरे पास है हम उनको दे सके। तो देश आपस में इस तरीके से व्यापार करने लग गए। तो एलपीजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसीलिए 1991 के बाद से ही दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से व्यापार करने लग गए। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, न्यू लिबरलिज्म अप्रोच ये कहता है कि आज कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि एक देश किसी दूसरे देश के साथ अपने संबंध तोड़ ही नहीं सकता, चाहे कितना भी चाह ले वो। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि आर्थिक अंतर्निर्भरता हो चुका है, यानी कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। आज एक देश दूसरे देश पे अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए डिपेंड हो चुका है, इस तरीके से कि अगर रिलेशन खत्म हुआ तो उसके देश में सप्लाई होना बंद हो जाएगा। अब मान लो कि भारत ही है, भारत के अंदर काफ़ी चीज़ें तो चाइना से आ रहा है। हाँ, अब वो बात ठीक है कि भारत कई चीज़ों को अब मैन्युफैक्चर करने लग गया है। एप्पल जैसे कंपनी भारत में खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन फिर भी अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना से हम यहाँ पे भारत के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें कब छुटकारा मिलेगा? जाहिर सी बात है भाई, अभी तो हमें कुछ दिख नहीं रहा लंबे टाइम तक। इसीलिए आज अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ चाइना के प्रोडक्ट पे डिपेंड हो चुके हैं। तो आज का टाइम क्या है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का है। इसलिए एक देश चाहकर भी अपने दूसरे देश के साथ वो रिलेशन खराब नहीं कर सकता, ये कहता है न्यू लिबरलिज्म। सेकंड पॉइंट में क्या है, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉपरेशन। न्यू लिबरलिज्म का ये कहना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि यूएनओ हो गया ना, एंड कई सारी इसकी एजेंसी हैं, ये सभी देश जो इसमें शामिल हैं वो आपस में सहयोग करें एंड यूएनओ की बातों को फॉलो करें। आप जरा खुद देखोगे तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम ही लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। वो यूएनओ का ही आप कह सकते हो कि पूर्वज है, यानी कि यूएनओ से पहले ही लीग ऑफ नेशन बना दिया गया था। बट इसकी बात किसी ने माना ही नहीं और लीग ऑफ नेशन फेल हो गया और फाइनली 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का मेन मकसद था वर्ल्ड वॉर सेकंड ना होने देना। बट ये तो हो गया, इसलिए लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। अब यूएनओ स्टार्ट हुआ तो यूएनओ का मकसद क्या है, वर्ल्ड वॉर थर्ड ना होने देना, क्योंकि सेकंड तो हो गया है। बट इसके बावजूद भी आप देखोगे तो कई सारे वॉर इस टाइम भी लड़े जा रहे हैं। आप देख लीजिए रसिया और यूक्रेन का वॉर देख लीजिए, अभी पैलेस्टाइन और इसराइल का देख लीजिए। ये दुनिया में ऐसे कई सारे वॉर हैं जो चल रहे हैं, बट यूएनओ इसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, एंड इधर ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, इन कंट्रीज का जो इनके परमानेंट मेंबर है, इनका ज़्यादा इनका दबदबा है इसमें। तो इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, अगर देश आपस में एक दूसरे के सहयोग करेंगे तभी शांति बनी रहेगी। तो ये कहता है न्यू लिबरलिज्म, देशों का आपस में कोऑपरेशन करना चाहिए। आज का टाइम कोऑपरेशन का है, ना कि वॉर का है। कोऑपरेशन करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो व्यवहार सही होगा, व्यवहार सही होगा तो दुनिया के देशों को बेनिफिट होगा, क्योंकि शांति में ही चैन आता है, अशांति में तो दुनिया बेचैन हो जाती है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, रिजिम थ्योरी, यानी कि शासन का सिद्धांत। देखो न्यू लिबरल अप्रोच ये कहता है कि जो आज का जो रूल है, जो शासन है, वो इतना कड़ा ना हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ताकि कोई भी देश किसी और देश में जा ही ना सके अपने ट्रेड करने के लिए। इसलिए यूएनओ की एक एजेंसी है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO। इसके अंदर जितने भी मेंबर शामिल हैं वो सभी मेंबर बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे। अब इसमें भारत भी है तो चाइना भी है, अमेरिका है तो रूस भी है। और इसलिए भारत डायरेक्ट ये कभी नहीं कह सकता कि हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम चाइनीज माल को ना लें, बट देश की गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कहती, वो इनडायरेक्ट कहती है, जो कि देशभक्ति का मामला है। भाई हम नहीं लेंगे चाइनीज माल, हम अपने देश का लेंगे प्रोडक्ट, बट हमारे देश में होना भी तो चाहिए भाई वो। इसलिए WTO तमाम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कहा जाता है कि शासन इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो लिबरल होनी चाहिए, ताकि एक देश की MNC, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई या TNC हो गई या अलग अलग जो इंडस्ट्रीज या कंपनी है, वो किसी और देश की या डेवलपिंग कंट्री के अंदर जाके वो अपना ट्रेड या इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सके। अगर रूल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर तानाशाही है, तो उस देश में कौन जाएगा? अब मान लो पाकिस्तान है, कौन जाएगा वहाँ पे भाई? इसलिए तो पाकिस्तान डूब गया, उसकी हालत इतनी खराब हुई पड़ी है। एंड इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत।
देखो न्यू लिबरलिज्म आइडियलिज्म का ही दूसरा पार्ट है। जैसे आइडियलिज्म की बात करता था शांति की, वैसे ही न्यू लिबरल बात करता है डेमोक्रेटिक और पीसनेस की। ये बोलता है कि डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए और शांति रूल होना चाहिए भाई। एंड इसके बाद है बाजार उन्मुख समाधान। आज का टाइम व्यापार का है, ना कि वॉर का है। इसलिए ट्रेड में, कॉपरेशन में एंड दुनिया भर के जितने पूंजीपति लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, अगर बिजनेस के लिए वो हाथ बढ़ाते हैं तो इससे दुनिया के देशों को फायदा होगा। वॉर करने से किसी का नुकसान ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है, बट नुकसान दोनों का ही होता है। इसलिए न्यू लिबरल अप्रोच के द्वारा कहा जाता है कि मार्केट ओरिएंटेड सॉल्यूशन निकालना चाहिए हमें, ताकि दुनिया के देशों को फायदा हो। और आज यही हो रहा है। आज देखोगे आप तो एशियन कंट्री एंड अफ्रीकन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो आज भारत के अंदर पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, जीन्स हो गया, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए जो यूरोपियन, चाइनीज और वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, जो हम पे थोपे नहीं गए, हमने उनको अपना लिया है अब। क्योंकि हमारे मार्केट में आप आंख उठा के इधर उधर देखो, सब जगह आपको चाइनीज माल दिखेगा। जो चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, यही चाइनीज माल है भाई, इसकी विशेषता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी। देखो आज का टाइम वो टाइम नहीं है कि पहले देश जाते थे किसी और देश के अंदर अपने मिलिट्री को लेकर अटैक करके धावा बोलकर उनको कब्जा कर लेते थे। आज ऐसा नहीं हो सकता। आज क्या है कि देश सॉफ्ट पावर दिखाती है अपने आप को कि भाई हम तो सॉफ्ट पावर है, हम पहले किसी पर अटैक नहीं करेंगे, बट कोई हम पे अटैक करेगा उनको छोड़ेंगे भी नहीं। तो वह सॉफ्ट पावर दिखाते हुए, अपने आप को बहुत मासूम दिखाते हुए, वो ऐसी कूटनीति बनाते हैं, वो ऐसे डिप्लोमेसी बनाते हैं जिससे कि सामने वालों को पछाड़ा भी जा सके और उनसे आगे निकला जा सके। इसीलिए आज का टाइम कूटनीति बनाने का है, जैसे कि चाणक्य के द्वारा नीतियां बनाई जाती थी। आज की वॉर दिमाग की वॉर है, टेक्नोलॉजी की वॉर है, स्पेस की वॉर है, साइंस की वॉर है एंड इनोवेशन की वॉर है। जो इनमें सबसे आगे होगा वही जीतेगा। तो न्यू लिबरलिज्म ये कहता है कि हमेशा हमें डिप्लोमेसी पे और सॉफ्ट पावर पर जोर देना चाहिए। तो ये कुछ की फीचर्स हैं आपको बताना है इसके आंसर में, जो कि न्यू लिबरल अप्रोचेस के द्वारा कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर देशों की इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि आईआर में अब ये एक नया थ्योरी आया है। जैसे अभी हमने आइडियलिज्म, रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, कई सारे कॉन्सेप्ट देखे हमने, थ्योरीज देखी हमने, जिसको हम अप्रोच भी कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे एक अलग अप्रोच ही आप कह सकते हो थ्योरी पूछ रही है, जिसका नाम ही है उत्तर औपनिवेशिक। देखो यहाँ पे एक जो शब्द है, एक औपनिवेशिक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनाइजेशन। इसका मतलब होता है जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपना गुलाम बना ले, और जब जिसको गुलाम बनाया गया है वो आजाद हो जाता है, उसको कहा जाता है पोस्ट कॉलोनियल। दैट मीन्स उत्तर औपनिवेशिक। जब वो आजाद हो जाता है जिसने उसको गुलाम बनाया था, उसके बाद की कंडीशन। तो जितने भी कंट्रीज 1945 से लेकर 1950 एंड इसके बाद दुनिया भर के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज आज़ाद हुए थे, तो उन सभी कंट्रीज के द्वारा अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी, एक अपनी थ्योरीज दी गई। उसी थ्योरीज को उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत को देने वाले वो सारे देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन या वेस्टर्न कंट्रीज से गुलाम रहे एक टाइम पे, और वो आज़ाद हो गए हैं। इसलिए इसको पोस्ट कॉलोनियल या पोस्ट कोलोनाइजेशन थ्योरी कहा जाता है। अब हम समझते हैं इसका आंसर। मैं की पॉइंट्स बताऊं ताकि आपको दिक्कत भी ना आए। आप चले एक बार इस मैप को देखिए, आप बिफोर वाला मैप देखिए। ये वो टाइम था जब कोई भी कंट्री गुलाम नहीं थी। लेकिन अगर आप फिर से देखोगे, ये अफ्रीका का मैप है। कई सारे कंट्रीज ने, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज को गुलाम बना लिया। तो बिफोर और आफ्टर कंडीशन में देखोगे तो मोस्टली अफ्रीकन कंट्री यूरोपियन कंट्रीज से गुलाम हुआ करते। एंड इसके बाद आप देखोगे 1940s का टाइम का जो एशियन का मैप है, आप एशिया का मैप देखिए एक बार। मैं आपको इसमें मैप में एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें आपको जो भी रेड कलर में दिख रहे हैं वो सभी अंग्रेजों के गुलाम कंट्रीज है, यानी कि वो ब्रिटेन के गुलाम थे। इधर देखिए इंडिया हो गया एंड बर्मा, इधर जितने भी रेड में आपको दिख रहे हैं ये सारे गुलाम थे। इधर श्रीलंका हो गया, श्रीलंका भी 1948 में ही आजाद हुआ है। जितने भी ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं ये सभी फ्रांस के गुलाम थे, और ऑरेंज कलर वाले नेदरलैंड्स के, एंड जो पिंक कलर में है वो है पुर्तगाल के, यानी कि पुर्तगाली के गुलाम थे वो। एंड येलो में है अमेरिका के गुलाम। ये देखिए आप, फिलीपींस वगैरह जो हो गए ये अमेरिका के गुलाम हुआ करते थे। एंड जो ब्राउन कलर में है वो है जापान के गुलाम। ये देखिए कोरिया का, कोरिया के ऊपर एक टाइम पे जापान का ही राज हुआ करता था। एंड जो लाइट पिंक कलर में है वो है इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी कि इधर आपको चाइना दिख रहा है, इधर आपको तिब्बत दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है। ये किसी गुलाम हुए ही नहीं आज तक। तो दुनिया भर के अंदर ज्यादातर कंट्रीज जो रहे हैं वो गुलाम रहे। तो आज़ादी जब इनको मिल गई, उसके टाइम जब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी, इन्होंने अपने विचार दिए, उसी टाइम से अलग अलग जो विचार दिए गए हैं, अब उसके बारे में ही आपको बताना है। इसको हम पोस्ट कॉलोनियल या उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तो इन थ्योरीज का क्या कहना है, एक एक करके हम जानते हैं।
सबसे फर्स्ट थ्योरी है कॉलोनियल लेगेसी, यानी कि औपनिवेशिक विरासत। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, आप मान लो दिल्ली में रह रहे हो और आप मान लो आप किसी और देश में चले गए या किसी और स्टेट में चले गए जो आपका नेटिव स्टेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस प्लेस का जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, उसका इम्पैक्ट आप पे जरूर पड़ेगा। या आपकी जो एक्सेंट है वो उस जगह की एक्सेंट में चेंज हो जाती है, या आप उस जगह की लैंग्वेज सीख जाते हो, या आपका भाव, बोल चाल, ये रहने सहने का तरीका वहाँ का हो जाता है, यानी कि आप उस रंग में ढल जाते हो जिस जगह पे आप रह रहे होते हो। तो सेम इसी तरीके से जिन देशों ने हमें दुनिया के तमाम कंट्रीज को गुलाम बनाया, तो उन कंट्रीज में वो अपनी विचारधारा यानी कि वो आइडियोलॉजी भी लेके जाते थे। जैसे कि लैंग्वेज, भारत के अंदर इंग्लिश का बहुत बोलबाला रहा। भारत में ऐसा क्यों? क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। अगर आप देखोगे, जर्मनी में जर्मन भाषा है, फ्रांस में फ्रेंच है, चाइना में चाइनीज है, एंड जापान में जापानीज है, एंड जितने भी कंट्रीज रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश का कोई बोलबाला नहीं रहा, उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, वो उसी को प्रमोट करते आए हैं। बट भारत में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, यानी कि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, इसलिए यहाँ पे अंग्रेजीकरण कर दिया गया। तो पहला ये देखा गया। एंड बोलचाल के साथ साथ यहाँ का जो पहनावा है वो वेस्टर्न कल्चर को काफी अपना लिया गया। तो भारत की संस्कृति में अंग्रेजों के आ जाने के बाद कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर का भी काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। तो यह कॉलोनियल लेगेसी जिसको आज तक खत्म नहीं किया गया है, वही माइंडसेट भी आज तक चल रही है। कई सारे कानून भारत के अंदर जो बने हुए हैं वो आज भी वही चल रहे हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे बनाए गए थे। भारत जब आजाद हुआ तो 250 आर्टिकल्स तो एज इट इज सेम वही आर्टिकल्स ले लिए गए जो 1935 में अंग्रेजों के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था भारत शासन अधिनियम के अंदर। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज किए गए उसके अंश हमें भारत के अंदर आज भी दिखते हैं। उसका इम्पैक्ट भारत के कल्चर, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम पे भी पड़ा है। और ये उन कंट्रीज के ही साथ हुआ जो कंट्री किसी ना किसी देश से गुलाम रहे हैं। और ये गुलाम किस किस के रहे हैं ये आपको मैंने अभी बताया इसमें कलर्स के द्वारा कि कौन से कलर्स का कौन कंट्री गुलाम रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या है? यूरोसेंट्रिज्म, जिसको यूरो केंद्रीयता भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो भी पोस्ट कॉलोनियल कंट्री है जो यूरोपियन कंट्री से आजाद हुए हैं, उनका ये कहना है कि दुनिया भर के अंदर सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इनके कल्चर को, इनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम को। आखिर ऐसा क्यों है कि यूरोपियंस अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं? दुनिया भर के अंदर यही प्रचार प्रसार किया गया शुरुआत से ही कि भाई यूरोपियन लोग धरती पे भगवान के अवतार हैं। और जब यूरोपियन कंट्रीज किसी को गुलाम भी बनाते थे तो वो यही कहते थे, हम तुम्हें सिविलाइज बनाने आए, शासन कैसे करते हैं हम तो तुम्हें ये सिखाने आए। तो कहीं ना कहीं जो कंट्री आजाद हुए उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना करी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि यूरोसेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरी दुनिया सिर्फ यूरोप पे ही सेंट्रलाइज हो गई है। बाकी के भी तो कॉन्टिनेंट है, चाहे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इनका भी उतना ही इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो इस प्रकार जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज है वो इस थ्योरीज की आलोचना करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को दुनिया में सबसे सुप्रीम रखा है और ये सरासर गलत है। एंड इसके बाद है थर्ड पॉइंट, पावर रिलेशंस, यानी कि शक्ति संबंध। पावर रिलेशन का मतलब ये है कि जब कोई पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री को या किसी कमजोर कंट्री को गुलाम बनाता था तो वो उस कंट्री पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लोटेशन करता था। वो अपने पावर के दम पर उन देशों का शोषण करता था, उनके रॉ मटेरियल को हड़प लेना एंड उन पे ऐसे कानून का इम्पोज कर देना, उन पे ऐसे कानून को थोपना जो उनके फायदे के लिए है, ना कि उस देश के लिए जिस देश को उन्होंने गुलाम बनाया। इसलिए ये पूरा खेल पावर का हुआ करता था। एंड इसके बाद है आइडेंटिटी एंड कल्चर, पहचान और संस्कृति। ज्यादातर वो कंट्री जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री से गुलाम रहे हैं, उन कंट्रीज के अंदर उनकी पहचान ही खत्म हो गई है। आप चाहे भारत को देख लो, आप संस्कृत का एक टाइम पे बोलबाला था और आज उसका इंपॉर्टेंस घटा है। ऐसा तो नहीं खत्म हो गया, बट पहले के मुकाबले में आज लोग संस्कृत को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भारत की चाहे लैंग्वेज हो या पहनावा हो, तो आज पहनावा जैसे कि जीन्स का कल्चर है, हमारी पूरी संस्कृति, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, ये टोटली आज पूरा चेंज है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को आज हमने अडोप्ट कर लिया। इसमें से कई ऐसे कल्चर है जो हम पे थोपा नहीं गया, वो हमने खुद अडोप्ट किया है। जैसे जीन्स पहनना एक कल्चर है, तो जीन्स क्या हम पे थोपा गया है, बल्कि हमने इसको अपना पसंद बना लिया है। तो इसीलिए जो कंट्री जिसको गुलाम बनाया करते थे, उस कंट्री की वो पहचान ही एक तरफ से खत्म कर देते थे, अपनी कल्चर को वहाँ पे लेके जाते थे वो, और पूरे देश के अंदर इसी को वो आइडेंटिटी बना दिया करते थे। जैसे अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों का कल्चर भारत के अंदर भी आया, और ये हमें आज भी देखने को मिलता है, अंग्रेजों की जो विरासत हमें मिली है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नव उपनिवेशवाद, दैट मीन्स नियो कॉलोनियलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? देखो, पहले क्या होता था कॉलोनियलिज्म का मतलब कि जो एक पावरफुल कंट्री जाए किसी कमजोर देश पे और उसको अपना गुलाम बना ले और वहीं पे जाके रहने लग जाए। आज कोई ऐसा कंट्री है तो उसको गुलाम भी बनाएगा और वहां पे जाके रहने भी लग जाएगा, जैसे एक टाइम पे भारत को गुलाम बनाया अंग्रेजों ने। आज तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आज क्या करते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज या पावरफुल कंट्रीज, ये गरीब देशों को उधार पैसे दे देते हैं और उनसे हैवी ब्याज लेते हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? इन कंट्री से ट्रेड रिलेशन रखते हैं, ये व्यापार करते हैं, और इनको ये पता होता है कि ये कंट्री अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते
और इसलिए इन डेवलपिंग कंट्रीज को ये अपने ऊपर डिपेंड करवा देते हैं हर एक चीज़ के लिए। अब छोटी छोटी चीज़ के लिए ये डेवलप्ड कंट्री या वेस्टर्न कंट्री पे डिपेंड हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो टाइम है कर्ज के जाल में फंसाना, जैसे चाइना कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को लेकर, वेस्टर्न कंट्रीज भी ऐसे ही करते हैं। एंड दुनिया भर के अंदर अशांति फैलाकर ये हथियारों का जो व्यापार कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज वाले, इसमें देखो कोई भी छुपा नहीं है, चाहे रसिया है या अमेरिका है। अब जितने भी सुपर पावर्स है वो सुपर पावर्स यूं ही नहीं बने बैठे, उन्होंने कुछ अलग किया दुनिया के देशों को लड़ाकर ताकि उनके हथियार बिक सके। और आज यही कॉन्सेप्ट है न्यू कॉलोनिज्म का। आज डायरेक्ट गुलाम नहीं बनाते, इनडायरेक्ट गुलाम बनाते, बिना देश में जाए ये आपको अपने ऊपर डिपेंड करवा देंगे ताकि आप इनके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। एंड इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। आज एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ इस तरीके से जुड़ गई है कि बिना किसी रोक टोक के वो व्यापार कर रहे हैं। आज वैश्वीकरण के दौर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ है क्योंकि लेन देन करने से व्यापार बढ़ता है, व्यापार से पैसा बढ़ता है और खुशहाली आती है। पहला इसका नेगेटिव पॉइंट है कि जिसके पास पैसा है वो तो अमीर हो गया, गरीब बेचारा और गरीब रह गया। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस वैश्वीकरण के दौर में खुला व्यापार है, किसी भी देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर वहां पे अपना ट्रेड एक्टिविटी कर सकती है, इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी खोल सकती है। अब ऐसे में क्या होता है, ये हैवी टैक्स देते हैं उस देश की गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसी पॉलिसीज बनाओ। तो एक देश की जो सॉवरेटी है वो खतरे में आ जाती है। सॉवरेटी का मतलब क्या हुआ, एक देश की इंडिपेंडेंस पॉलिसी बनाने की, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल मामले का पॉलिसी हो, देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाएगी। बट आज एमएनसी हो गई या टीएनसी हो गई, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, आज वैश्वीकरण के दौर में दुनिया के देशों में जाते हैं और उस देश की सरकार पे अपना दबाव बनाते हैं। तो जो पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरीज है, इन बातों को ही आपको बताना है अपने आंसर के अंदर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद यानी कि उपरांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में सुरक्षा के बदलते पहलुओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी क्रिटिकली एग्जामिन द चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। देखो इसमें आपको यही बताना है कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था तो कोल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद दुनिया भर के अंदर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या चेंजेस आए। तो सिक्योरिटी के बारे में आपको बताना है और पोस्ट कोल्ड वॉर के बारे में आपको बताना है इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोल्ड वॉर दो देशों के बीच में एक वॉर था और ये ग्रुप का वॉर बन चुका था। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था जिसमें दो देश शामिल थे, पहला यूएसए यानी कि अमेरिकन ग्रुप और दूसरी तरफ था यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि जिसको आज हम रसिया कहते हैं, इसका एक पूरा ग्रुप था। तो यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो थी पूंजीवाद की यानी कैपिटलिज्म की। और कैपिटलिज्म में क्या होता है, ज़्यादातर काम प्राइवेट सेक्टर करता है और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के हाथ में मिनिमम वर्क होता है। एंड जो यूएसएसआर था इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिज्म की यानी कि समाजवाद। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर काम यहाँ पे गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट सेक्टर का काम यहाँ पे ना के बराबर होता है। मैक्सिमम काम यहाँ पे गवर्नमेंट करती है सोशलिज्म के अंदर, जो कि यूएसएसआर के अंदर आइडियोलॉजी थी। और यूएसए के अंदर ठीक इसके अपोजिट थी, गवर्नमेंट यहाँ पे मिनिमम काम करेगी और मैक्सिमम काम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लोग करेंगे। गवर्नमेंट का काम है सिर्फ लोगों को सुरक्षित रखना, हेल्थ और डिफेंस देना। इसलिए यूएसएसआर चाहता था पूरी दुनिया भर के अंदर इसकी आइडियोलॉजी यानी कि सोशलिज्म स्प्रेड हो जाए, सारे देश इसको अडॉप्ट कर ले। वो भाई यूएसए चाहता था कि नहीं भाई, कैपिटलिज्म मेरी आइडियोलॉजी को दुनिया भर के अंदर स्प्रेड की जाए और ये सभी देश अडॉप्ट कर ले। और ये देखते ही देखते ये दोनों देश आपस में भिड़ गए, ये कहते हुए कि मेरी आइडियोलॉजी सबसे बेस्ट है, मैं हूँ बेस्ट और मैं हूँ सबसे ताकतवर। अब इन्होंने अपनी ताकत को दिखाने के लिए जस्ट कोल्ड वॉर किया, क्योंकि 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका ने एटम बम से अटैक किया 6 अगस्त और 9 अगस्त को, इसकी कोई खास जरूरत थी नहीं, बट अमेरिका ने किया ही इसलिए था ताकि यूएसएसआर को वो दिखा सके कि अमेरिका में है कितना दम और इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन यूएसएसआर भी पीछे नहीं रहा। जैसे अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम बना लिया, उसके बाद 1949 के अंदर यूएसएसआर ने परमाणु बम बना लिया। अब इसकी होड़ सी लग गई। 1954 के अंदर ब्रिटेन ने बना लिया, उसके बाद 1959 के अंदर फ्रांस ने बना लिया और उसके बाद 1964 के अंदर चाइना ने भी एटम बम बना लिया। और फाइनली भारत का भी नंबर आया भाई। भारत ने भी 1974 के अंदर फर्स्ट टेस्ट किया एंड इसके बाद 1998 के अंदर भारत ने बिल्कुल सफल टेस्ट कर लिया, भारत इसमें पास भी हो गया और भारत भी एक परमाणु संपन्न देश बन गया। खैर भारत की बात तो अलग है, भारत ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन यूएसए और यूएसएसआर की इस पूरी कहानी ने, आगे निकलने की होड़ ने पूरी दुनिया को लगभग 40 से 45 सालों तक एक कोल्ड वॉर में धकेल दिया। अब ये वॉर ऐसा वॉर नहीं था, ये दोनों देश आपस में जाते और एक दूसरे पे गोले, बम, बारूद, बंदूक से हमले कर देते, ऐसा नहीं था। ये आइडियोलॉजिकल वॉर था, ये अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना चाहते और ये शांति का भी कंडीशन नहीं था, क्योंकि ये अशांति फैलाते थे। कैसे? इसके अगेंस्ट में प्रचार करके, ये इसके अगेंस्ट में प्रचार करके,
एक दूसरे को कमजोर करने की पूरी कोशिश करते थे। ये अपने बंदे बढ़ाते थे। बंदे मतलब देशों को अपने पक्ष में लेकर एक ग्रुप बना लेते थे। जैसे आज क्या होता है, जिसके साथ जितने ज्यादा बंदे उससे भाई सब डरते हैं। सेम ये भी देश ऐसे चाहते थे कि भाई मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा देश हो, ताकि उन देशों के अंदर मेरी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो सके। तो ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। इसमें वॉक संघर्ष हो रहा था। ये बोल के संघर्ष कर रहे थे अपनी आइडियोलॉजी से, ना कि गोले बारूद से। अब आप जरा इस मैप को देखिए। आप इस मैप में देखोगे तो दुनिया भर के अंदर ये जो सोवियत यूनियन का ग्रुप है, ये सारे जैसे पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, बल्गारिया हो गया, अल्बानिया होगा एंड ईस्ट जर्मनी हो गया। ये सारे वो कंट्रीज रहे जिसमें एक टाइम पे सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी स्प्रेड हो चुकी और यहाँ पे यही फॉलो किया जा रहा था। बट इसके आप ठीक अपोजिट देखोगे तो अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, वो चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वेस्ट जर्मनी का पार्ट हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, नीदरलैंड हो, कनाडा हो, जो वेस्टर्न कंट्रीज के पार्ट है, वहाँ पे इसकी आइडियोलॉजी भी स्प्रेड हो चुकी थी। नाटो बनाया अमेरिका ने अपने ग्रुप की सिक्योरिटी के लिए। इसके ही आंसर में सोवियत यूनियन ने भी 1954 में, 1955 में वार्सा पैक्ट बना दिया ताकि वो अपने ग्रुप को सिक्योर कर सके। तो इस तरीके से पूरा युद्ध चल रहा था ये। लेकिन सोवियत यूनियन 1991 आते आते तक वो पूरा टूट चुका था, कमजोर हो गया था। उसने अपनी इकोनॉमी पे जो पैसा लगाना था, उसने सारे पैसे अपने हथियार वेपन्स पे लगा दिए। उसकी इकोनॉमी कमजोर हो गई, देश संभल नहीं पाया। एक एक करके जितने भी देश थे जो सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, सोशलिज्म की, वो सभी इस आइडियोलॉजी को छोड़ने लगे। उनको ये समझ में आ गया भाई कि अब सोशलिज्म के राह पे चलकर हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हमारा हाल बुरा हो चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन खत्म होने लग गया और फाइनली 1991 25 दिसंबर तक जितनी भी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की वो टूट गई, क्योंकि सोवियत यूनियन का इस टाइम पे डिसइंटीग्रेशन हो गया, सोवियत संघ का डिक्लाइन हो गया। जो सोवियत संघ 15 देशों को मिलाकर बना हुआ था, वो एक एक करके सभी बिखर गए। उनमें से 12 देशों ने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको कहा गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। 3 देश अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हैं, जैसे लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया और लिथुआनिया हो गया। और इसका जो उत्तराधिकार बनता है, जो मेन कंट्री बनता है, वो है आज का रूस। तो सोवियत संघ के डिक्लाइन होने के बाद क्या क्या चेंजेस है, हमने ये तो देख लिया कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इस टाइम पे 2 पावर थी। एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर, और इन दोनों के बीच में ही ये युद्ध पूरा हो रहा था। और इस टाइम पे सिक्योरिटी के अलग मामले थे। क्या मामला था भाई, दोनों को कैसे आगे निकलना है और दोनों को आपस में एक ग्रुप से कैसे अपने आप को सिक्योर रखना है। तो सुरक्षा की जो परिभाषा है, इसका विस्तार हो गया है। पहले क्या था कि भाई कोई दूसरा देश हम पे अटैक ना करते, बट आज हमारे सामने सिर्फ यही थ्रेट्स नहीं है कि कोई दूसरा देश हम पे अटैक ना करते। आज हमारे सामने कुछ और भी चैलेंजेस है, जैसे गरीबी, महामारी, आर्थिक संकट एंड प्राकृतिक आपदा। कई बार ऐसे होता है इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हो जाते हैं देश के अंदर, नेचुरल डिजास्टर्स भी आ जाते हैं, भूकंप, बाढ़ जैसे घटनाएं। इससे भी देश को बहुत बड़ी हानि होती है, बहुत घाटा होता है और देश का काफी इकोनॉमिक लॉस भी होता है। तो सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है आज के माहौल के टाइम पे और बढ़ गई है। आज कई सारी ऐसी बीमारी है, महामारी है, जो एक देश से दूसरे देश में फैलने में टाइम नहीं लगती। जैसे अभी हमने कोरोना देखा, पूरी दुनिया को इसने अपने चपेट में लिया, करोड़ों लोगों की जान चली गई। एंड इसके बाद है मानव सुरक्षा पर जोर। देखो पहले क्या था कि अपने देश को पावरफुल बनाना है, एक इंडिविजुअल इंसान की जान की बलि चढ़ा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। अपने देश को सुप्रीम रखना है, चाहे रास्ते में जो भी आएगा काट डालेंगे। बट आज जो सिक्योरिटी का मामला है, ये ह्यूमन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आज इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस। देखो वैश्वीकरण और अंतर संबंध। आज दुनिया भर के देशों ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। 1991 में जैसे सोवियत संघ टूटा, दुनिया के देशों को समझ में आ गया भाई कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में दे देने से देश नहीं चलेगा, हमें प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना होगा। इसलिए 1991 के बाद ही भारत ने भी एलपीजी अपनाया, अभी आपको मैंने बताया। एंड दुनिया के तमाम कंट्रीज के द्वारा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हैवी टैक्स के वो व्यापार कर सकता है। तो ये यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया। बट इससे एक चुनौती भी आई, क्योंकि जब कोई एमएनसी या कोई अलग देश की कंपनी किसी और देश में जाती है, तो वो कहीं ना कहीं देश की सरकार पे भी दबाव डालती है। तो देश की जो पावर डिसीजन लेने की, वो इससे इफेक्ट होती है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं एक स्टेट की सॉवरेनिटी पे, एक स्टेट की फ्रीडम पे, तो इससे सुरक्षा की बहुत जरूरत है एक देश को। और ग्लोबलाइजेशन के दौर में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसमें आपको यही बताना है, जो कि आज सुरक्षा का एक बड़ा मामला बन चुका है। क्योंकि अमीर लोग अमीर होने के बाद गरीबों का खून चूसना, उनका एक्सप्लोटेशन करना, ये आम हो चुका है। कई देशों के अंदर ये खुलेआम चलता है। एंड इसके बाद बहुपक्षवाद और संस्था है। तो बहुपक्षवाद का यहाँ पे मतलब क्या है, अगर आप भी देखोगे तो दुनिया भर के अंदर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, एनजीओज बनाए गए हैं एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे यूएनओ है। इसका काम क्या है भाई, दुनिया के देशों को सिक्योरिटी देना। मेन पर्पज तो इसका यही है, बट ये अपने उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई है। आज भी देखोगे तो रशिया यूक्रेन को अटैक कर रहा है, इधर इसराइल पैलेस्टाइन का हो रहा है। तो दुनिया के तमाम कोनों के अंदर युद्ध चल ही रहा है, छोटे मोटे युद्ध हो रहे हैं, बट अक्सर ये युद्ध चलते रहते हैं। बट यूएनओ हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है और कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यूएनओ का जो स्ट्रक्चर, इसमें ही कमी है। और जब स्ट्रक्चर में ही कमी होगा
तो वो सुधार कैसे कर पाएगा? आप देखिए, परमानेंट मेंबरशिप 5 को बनाया गया है भाई, और कोई भी बनाओ, वरना परमानेंट मेंबरशिप खत्म कर दो, ना रहेगा वीटो, ना करेगा कोई अपनी मनमानी। कई बार ऐसा होता है, इसलिए संस्थाओं के अंदर रिफॉर्म करना जरूरी है। ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मामला बन चुका है। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आज जिस तरीके से प्रौद्योगिकी की प्रगति हो रही है, आज कई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अच्छी बात है। ये टेक्नोलॉजी कोई बुरी तो होती नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट पे, टेक्नोलॉजी का ह्यूमन पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। अब देखो तो कई सारे ऐसे मशीन हैं जो फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज के अंदर लगाई गई है, जो हमारे पर्यावरण को काफी प्रदूषित कर रही है, और इनके पॉल्यूटेड होने से हमारे देश के लोग की जान जा रही है। तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये है। एंड दूसरा ये है कि इसने कहीं ना कहीं लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आज लोगों को स्किलफुल बनना होगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ सिक्योरिटी के लिए, सर्वाइव करने के लिए। एंड इसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। देखो, कोल्ड वॉर के टाइम पे इस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं किया गया, ओनली फोकस था अपने देश को पावरफुल बनाना है। बट आज इशू बन चुका है क्लाइमेट चेंज का एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का। एंड इसके बाद एक और है, वो है टेररिज्म का, यानी कि आतंकवाद। ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये वो इशू है जो किसी एक देश का मुद्दा नहीं है। ये दुनिया के सभी देशों को मिलकर सामने आना होगा, तभी आतंकवाद जैसे मुद्दे से निपटा जा सकता है। एंड इसके बाद है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड आर्म्स कंट्रोल। देखो, सुरक्षा के लिए हमने क्या क्या उपाय किए हैं, इनमें सबसे पहले एनपीटी का नाम आता है। एनपीटी का मतलब क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1967 में किया गया। देखो, इसमें क्या कहा गया, इसमें एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया जिसका नाम था एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। तो इसमें यह कहा गया कि जिसने भी एनपीटी पे सिग्नेचर किया है, वो कंट्री 1 जनवरी 1967 के बाद से एटम बम्स का टेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो एटम बम नहीं बना सकते, जिससे कि दुनिया के देशों को कोई खतरा ना हो, ताकि एटम बम्स यानी कि आर्म्स पे कंट्रोल किया जा सके। तो ये किया गया भाई। लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्री है जिन्होंने बना लिया है, जो 5 देश जिन्होंने पहले बना लिया था, ये तेज चल रहे थे भाई। इनको लगा हमने तो बना लिया, अब ये परमाणु बम का एक संधि थोप देते दुनिया के देशों के ऊपर। बट भारत ने इस पर सिग्नेचर किया नहीं। क्यों करे भाई हम? अब ये 5 देश ज्यादा सियाना बन रहे हैं भाई, जिन्होंने बना लिया है, ये भी है ना। लेकिन जो फिर भी दुनिया के सामने जो एग्रीमेंट करवाने वाले हैं, चाहे अमेरिका, रसिया हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, यही है हथियारों के जखीरे का व्यापार करने वाला। ये कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में शांति हो, क्योंकि अमेरिका या रसिया जितने भी जो वेपन्स, जो हथियार बनाते हैं, इनके हथियार कौन खरीदेगा फिर जब दुनिया में शांति आ जाएगी? तो ये चाहते हैं भाई सब लड़े मरे कटे, ताकि मेरे हथियार बिके, हमारे हथियार बिकेंगे, हमें पे पैसा आएगा भाई। इनको अपने व्यापार से मतलब है, व्यापारी है। अमेरिका एक कैपिटल कंट्री है, भूल मत जाना भाई। कई सारे ऐसे कांड अमेरिका ने किए हो, चाहे मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर हो, चाहे दुनिया के तमाम ऐसे हिस्से में हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे इशूज है आज, कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज पे अपना दबाव बनाए जा रहे हैं, ये भी एक सिक्योरिटी का इशू है, एक देश के इंटरनल सोवरेनिटी का इशू है ये। तो ये हम कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद ये कुछ चेंजेस आए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकास तथा पर्यावरण की समस्याओं के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए, यानी कि डिस्कस द लिंकेज बिटवीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज़ बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ होंगे तो पक्का है समस्या पैदा होगी, क्योंकि हमने अंधाधुंध विकास के चक्कर में इन्वायरमेंट को जो हानि पहुंचाई है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंसानों पे ही पड़ा है। तो आपको इसमें यही बताना है कि इनके बीच में क्या लिंक है, और अगर हम पर्यावरण को प्रोटेक्ट करते हैं, पॉल्यूशन होने से बचाते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा होगा अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके आंसर में। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं ताकि आपको आंसर याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो क्वेश्चन में जो पूछा गया पर्यावरण की समस्या है, वो आज की समस्या क्या है? जैसे पेड़ों को काट देना एंड कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना, जिससे कि जो विश्व का तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग, ये बढ़ जाता है। और इसके बढ़ जाने से समुद्र का जो पानी का जो लेवल है, ये ऊपर आ जाता है, बाढ़ जैसी घटनाएं पैदा हो जाती है, भूकंप जैसी घटनाएं आती है, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है, यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर है, इनकी घटनाएं बढ़ जाती। तो आज के टाइम पे चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, या इंसानों ने नेचुरल रिसोर्सेज का इतना ज्यादा यूज कर लिया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचा है हमारे इन्वायरमेंट पे। और जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का मतलब है इंसान अपनी जान से खुद खिलवाड़ कर रहा है। आने वाले टाइम में जितना खतरा इंसानों को आतंकवाद या किसी और से नहीं होगा, उससे ज्यादा खतरा इंसान को इन्वायरमेंट से होगा, क्योंकि यही इन्वायरमेंट हमारी जान ले लेगा अगर ये डिसबैलेंस हुआ तो। अब हम ये देखते हैं कि लिंक कर देने के बाद, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के बाद और डेवलपमेंट करते हैं, तो क्या क्या इसमें चेंजेस आता है, बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स की हम बात करते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो देखो, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के आर्थिक लाभ क्या होंगे। सबसे पहला पॉइंट है संसाधन दक्षता,
देखो आज क्या है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को भरपूर तरीके से यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। अगर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग कहाँ रहेंगे? जाहिर सी बात है, जंगलों को काटा जाएगा, क्योंकि इन जंगलों को काट कर यहाँ पे खेती करने की शुरुआत की जाएगी, ताकि लोगों की जो जरूरतें हैं, जो खाने पीने की जो पूर्ति है, सर्वाइव करने के लिए जो फसल चाहिए, उनको उगाया जा सके। अब फर्टिलाइजर भूमि कहाँ से आएगी भाई? जो उपजाऊ भूमि हो, तो जंगलों को काटना पड़ेगा। अब जंगलों को काटने से क्या होगा? जो जंगल के जीव जंतु जो जंगल में ही रहते हैं, उनका वन ही घर है, तो वो बेचारे बेघर हो जाएंगे, इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इस पर नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा। इसलिए संसाधन दक्षता जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मीन्स सतत विकास। सतत विकास उस विकास को कहा जाता है जिसमें आने वाली पीढ़ी, जो हमारी जनरेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अगर आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर लिया कि आने वाली जनरेशन को कुछ मिले ही ना, तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इसलिए सतत विकास बहुत जरूरी है। जैसे कि आज के टाइम पे सोलर पैनल का यूज किया जा रहा है, तो हमें उन चीजों का यूज करना चाहिए जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए जो सेकंड पॉइंट है वो है ग्रीन टेक्नोलॉजीज, यानी कि हरित प्रौद्योगिकी। उन टेक्नोलॉजी का यूज करना जो इन्वायरमेंट के फ्रेंडली हो, यानी कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। अब जैसे कि सोलर पैनल है, आज पूरी दुनिया भर के अंदर इसको काफी इंपोर्टेंस मिल रहा है। भारत के अंदर कई एयरपोर्ट्स बन चुके हैं इसके नाम पे। अब तो लोग घरों के ऊपर भी सोलर पैनल लगाने लग गए हैं। इससे सूरज की रोशनी से बिजली पैदा होती है और ये काफी प्रोडक्टिव भी है और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एग्जाम्पल भी है। आने वाले टाइम में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि गांव शहरों के अंदर अभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है इस टाइम पे ये भी। तो ये बहुत अच्छा साधन है ये। अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है तो सरकार क्या करती है? जो डीजल की गाड़ियां हैं वो बंद कर देती है भाई। डीजल काफ़ी ज़्यादा ही पॉल्यूशन करता है। तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, ताकि सोसाइटी के अंदर जो इन्वायरमेंट है इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट्स, यानी कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेंगे। देखो, अगर वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया है इस पॉल्यूशन के टाइम पे। इसलिए पब्लिक हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, हमें एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन कम से कम हो, हमें इसका ध्यान देना होगा। आज एक घर में जितने लोग नहीं है, उनसे ज्यादा तो उनके घर में उनकी गाड़ियां हैं। तो इससे क्या है? जाहिर सी बात है कि एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, इससे वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, जो फैक्ट्रीज वगैरह बन रही है। तो इनका हमें ध्यान रखना होगा, ताकि पब्लिक हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। एंड लिवलीहुड्स, दैट मीन्स आजीविका। देखो, कई लोग ऐसे हैं जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड है, या मान लो वो जंगल में ही रहते हैं, या जो जंगल में ही जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, वो उनको ही खाकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। वो उसी पे डिपेंड है। अगर वो उसी पे डिपेंड है, मान लो जंगल को ही काट दिया जाएगा, तो ऐसे लोग जो जंगल पे ही डिपेंड है, अब उनका क्या होगा? वो तो घर से बेघर हो गए। उनका तो वो जो जीविका का साधन है, जिससे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनका वो छिन जाएगा। भारत तो एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर पेड़ों को काटने से बचाने के लिए महिला खुद पेड़ों से चिपक गई थी। तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया भर के अंदर फैला। इसलिए जो सर्वाइव करने के लिए जो जंगलों पे डिपेंड है, उनकी जीविका को ध्यान में रखना होगा। अदरवाइज हमने पूरे जंगल को भी साफ कर दिया तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट में क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज, दैट मीन्स इसमें आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जैव विविधता है। अब मान लो कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होते जा रही है। अब उनके लुप्त हो जाने से जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम में है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? धरती के ऊपर अनेक जीव जंतु हैं। अब पेड़ है तो पौधा है, नदी है, तालाब है, झरने हैं, पहाड़ है, पठार है, जंगल है तो समुद्र है, पानी है। तो अलग अलग जो इकोसिस्टम है, जितने भी जीव जंतु हैं, इन सबको मिला के बनता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, हमें इसको कंजर्वेट करना होगा, यानी कि इसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। अदरवाइज अलग अलग जो जीव जंतु है वो खत्म हो जाए तो इससे बहुत दिक्कत आएगी। तो बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पेसीज, एंड तीसरा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन तीनों में अलग अलग होता है। जैसे कि जेनेटिक में क्या होता है? जितने भी हमारे फल फ्रूट्स हो गए या जो पैदावार होते हैं, एंड स्पेसीज में अलग अलग जानवरों की जो प्रजातियां हो गई, एंड इकोलॉजिकल में जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है, पर्वत है, पठार है, हमारा पूरा जंगल है, तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। तो हमें पूरा इनको मैनेज करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा नेचुरल एक्टिविटी है, इसके वजह से नेचर पे नेगेटिव इंपैक्ट ना। अब मान लो हमने पेड़ों को काट दिया, पेड़ों के काटने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना पैदा होती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इंसान कैसे रहेगा? अब पेड़ों के नीचे खड़ा होकर देखिए दोस्त, बहुत ठंडक महसूस होगा आपको। तो ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए। एंड इसके बाद है, अगर हम इन्वायरमेंट में जो ग्रीन एनर्जी है हमारी, या ऐसी एनर्जी को हम यूज करें जो हमारे नेचर को भी नुकसान ना पहुंचाए, तो इसमें आती है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें मैंने आपको सोलर पैनल का एग्जाम्पल दिया। अब सूरज की रोशनी क्या कभी बंद हो सकती है? आती रहेगी भाई। तो ऐसी एनर्जी जिसको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक बार वो खत्म हो गई तो दोबारा आ जाएगी। तो ऐसी एनर्जी को आज हम बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर भी पा रहे हैं, सोलर पैनल का एक एग्जाम्पल भी। एंड इसके बाद एडोप्टेशन स्ट्रेटजी, दैट मीन्स अनुकूल रणनीतियां, यानी कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि हम इन्वायरमेंट को पूरी दुनिया के देश मिलकर प्रोटेक्ट कर सके। अब देखो, इन्वायरमेंटल एक ऐसा इशू है जो किसी एक देश का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। इसीलिए जैसे मोदी जी भी COP की मीटिंग में जाते हैं, पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ, अलग अलग जो मीटिंग में जाते हैं दुनिया भर के देश,
तो उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ही बात की जाती है। आखिर किस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हम हासिल करें जिससे कि सभी देश मिलकर थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन दें CO2 की मात्रा कम करने में एंड अपने देश में जो नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने, क्योंकि विकास या डेवलपमेंट करने के इस अंधाधुंध दौड़ में जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया, इससे हमें बचना होगा और इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। IR के अंदर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर आगे भी देश आते रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, कई बार ऐसी मीटिंग हुई है और इसको लेकर आगे भी मीटिंग होती रहेगी। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रभाव का परीक्षण कीजिए, यानी कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल डिपेंडेंसी। आपको इसमें ये बताना है कि आज IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरीके से एक देश टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे इकोनॉमिक मामला हो, किसी दूसरे देश पे वो डिपेंड हो चुके हैं और ये डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि इसका एक देश के पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं एक एक करके इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का, यानी कि आर्थिक निर्भरता। जैसे कि आज हम देखते हैं कि कई चीजें चाइना में सप्लाई होती है, तो चाइना के माल दुनिया के अफ्रीका, एशियन कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं जो वैश्विक सप्लाई यानी कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो एक देश से जुड़ा हुआ है वो, और कई देश इसी देश पे डिपेंड हो चुके हैं जो इनको प्रोड्यूस करके, यानी कि जो इनको सप्लाई करता है माल। इस तरीके से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ गई है, या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है ये उन पे डिपेंड हो चुके हैं जिनके पास रिसोर्सेज है अपने माल को लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज यानी कि हरित प्रौद्योगिकी। देखो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इकोनॉमी में भी काफी अच्छा ये बेनिफिट भी देती है, बट ये टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज पर इतने मात्रा में भी है नहीं, तो ये डेवलप्ड कंट्री या उन कंट्री पर डिपेंड हो गए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी बढ़ गई है आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। सेकंड पॉइंट, सामाजिक प्रभाव, दैट मींस सोशल इंपैक्ट्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ये जो अभी हमने देखा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, ये सोशल में भी हो गई है कि एक देश के लोग जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो सिर्फ वो नहीं जाते, वो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर जाते हैं, वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, भाषा, रिलीजन, वो सब कुछ लेकर जाते हैं। इसलिए जब एक देश के इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर वो किसी और देश में चले जाए और उनसे ही वो इकोनॉमी पूरी समझने लग जाए, ये सोसाइटी में वो इम्पैक्ट डाले, तो ये सप्लाई सिर्फ इंसानों का नहीं, आइडियोलॉजी का भी होता है। आज अमेरिका के सिलिकॉन वैली के अंदर कई ऐसी कंपनी है जहाँ पे कई ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह हैं जो एशियन कंट्रीज के हैं, जैसे इंडिया के लगभग कई लोग अमेरिका के बड़े बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। इसका समाज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियन कल्चर वहाँ पहुंचती है, और अगर कोई वहाँ के कंट्री के लोग भारत में आते हैं या तमाम कंट्री में जाते हैं तो वो अपने कल्चर को भी लेके जाते हैं, तो इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ कल्चर की बात नहीं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी भारत में आती है, भारत की टेक्नोलॉजी अमेरिका में जाती है, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं इनका एक्सचेंज हो रहा है ये। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, दैट मींस तकनीकी हस्तांतरण। आज एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में ट्रांसफर हो रही है, और कई देश इससे काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके। टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि काफी चीजें ऑनलाइन आ गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एनर्जी डिपेंडेंसी, दैट मींस ऊर्जा निर्भर। आज एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए भी कई देश उन देशों पे डिपेंड हो चुके हैं जिनके पास एनर्जी टेक्नोलॉजी है। आज सोलर पैनल कई बड़ी मात्रा में देशों से, भारत के अंदर भी और तमाम देशों के अंदर भी इम्पोर्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्या है, जीवाश्म ईंधन निर्भरता, यानी कि फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। कच्चा तेल भारत में है नहीं, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री वाले देश है उनके पास ये है, तो कहीं ना कहीं तेल के लिए हम रसिया और मिडिल ईस्ट कंट्री पे डिपेंड है। इराक से हमारा अच्छे संबंध है तेल के मामले में, इसलिए हम किसी भी मुस्लिम देश से या मिडिल ईस्ट कंट्री से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते कभी, क्योंकि तेल तो भाई हमें उनसे ही मिलना है। इसलिए जो डिपेंडेंसी है ये इकोनॉमिक, सोशल एंड एनर्जी, इन तीनों मामलों में दूसरे देशों पे कई देश डिपेंड हो चुके हैं। तो डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमें ये कोशिश करना होगा ज्यादा से ज्यादा चीज हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चर हो, हमारे देश में भी प्रोड्यूस हो, जिससे कि हमारा देश सेल्फ डिपेंड हो सके, ना कि किसी और पे डिपेंड हो। अगर हम किसी और पे डिपेंड होंगे तो वो अपने मतलब के लिए हमें यूज करने लग जाएगा, तो इससे हमारे देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है ये खतरे में आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैद्धांतिक तौर पर मध्य शक्ति यानी कि मिडिल पावर, वो मिडिल पावर जो कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया भर के अंदर सुपर पावर्स रही है, जैसे यूएसए हो गया एंड USSR जिसको हम रसिया भी कहते हैं, ये मिडिल पावर्स के अंदर आ जाती है जिनके पास अच्छा खासा रिसोर्सेस है। बट इसके बाद भी ऐसे कई सारी शक्तियां हैं जो अभी इमर्ज हो रही है, यानी कि वो उभरती हुई शक्तियां हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि मध्य शक्तियां और जो उभरती हुई शक्तियां हैं इनमें क्या डिफरेंस है, और उभरती शक्तियां कौन कौन सी है। तो देखो अभी आपको मैंने बता दिया मध्य शक्तियां कौन है, मिडिल पावर कौन है, बट आपको इमर्जिंग पावर के बारे में इसमें बताना होगा। अब ये इमर्जिंग पावर कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले दुनिया भर के अंदर 1991 के बाद बहुत बड़ा चेंज आया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इंटरनेशनल रिलेशन के। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया और जो यूएसए है इसका हेजेमनी दुनिया भर के अंदर स्टेब्लिश हो गया, क्योंकि दुनिया भर के अंदर अब अमेरिका ही सुपर पावर रहा। लेकिन इसके बाद भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनकर एक ग्रुप बनाते और वो अपने इकोनॉमिक कंसर्न्स को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपस में शेयर करते हैं, जिससे कि वो भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। तो ऐसे कई सारे यूनियन एंड ग्रुप्स बने हैं, अलियंस बने हैं, गठबंधन बने हैं, देशों का ग्रुप बना है, जिसमें सबसे पहला आता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। 1 नवंबर
1993 को इसको बनाया गया, इसमें यूरोप के लगभग 27 देश इसमें शामिल है और ये सभी देश आपस में मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, फ्री ट्रेड करते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ना ही कोई रोक टोक है यहाँ पे। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे व्यापार किया जा रहा है। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को मजबूत किया हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास एटम बम भी है भाई। यूरोपियन यूनियन का काफी इंपॉर्टेंस भी है। ब्रिटेन एंड फ्रांस यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर भी है। एंड इसके बाद है सार्क, दक्षेस। 8 दिसंबर 1985 को इसको बनाया गया था। अब ये बात ठीक है कि सार्क के देशों में आपस में आपसी मतभेद भी है, जैसे भारत और पाकिस्तान को देख लिए, कई बार अफगानिस्तान को भी लेकर है, श्रीलंका के कई बार हो जाते हैं। तो दक्षेस के देशों में जो मनमुटाव है, इसकी वजह से यहाँ पे आपसी विश्वास नहीं बन पाता, क्योंकि सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कॉर्पोरेशन। तो दक्षेस जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनका एक ग्रुप बना, तो ये भी अपने आप में एक सुपर पावर है अगर आपसी विश्वास बढ़ जाए तो। एंड ब्रिक्स के देश, इसको 16 जून 2009 को बनाया गया था। ब्रिक्स के अंदर है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन देशों का एक ग्रुप है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है और ये अपने आप को डेवलप करने में लगे पड़े हैं। ये अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शेयर भी करते हैं। एंड इसके बाद है बिम्स्टेक, जो कि 6 जून 1997 को बनाया गया था। तो बिम्स्टेक के देश भी आपस में अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शेयर करते हैं, इसमें इंडिया भी शामिल है। एंड इसके बाद G20, जिसको भारत ने इस साल होस्ट किया। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और G20 भी उन 20 देशों का समूह है जो दुनिया भर के अंदर एक बड़ी इकोनॉमी है। एंड इसके बाद एपेक की कंट्री है। एपेक के वो कंट्री हैं जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज। एंड संघाई सहयोग संगठन है, ये भी 15 जून 2001 को बनाया गया था। संघाई कॉर्पोरेशन के अंदर भी भारत शामिल है और इस तरीके से ये सारी आज इमर्जिंग पावर के रूप में उभर रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, कनाडा आपस में भी कई सारे ग्रुप बनाकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये इमर्जिंग पावर्स है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आसियान भी है, जिसको 8 अगस्त 1967 को बनाया गया था। तो आपको इन्हीं इमर्जिंग पावर के बारे में बताना है आंसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तथा पोर्टफोलियो निवेश में क्या अंतर है। यानी कि आपको इसमें FDI के बारे में बताना है और पोर्टफोलियो के बीच में आपको अंतर भी बताना है। देखो FDI का मतलब क्या होता है। देखो, जब कोई विदेशी कंपनी, मान लो कोई जर्मनी की कंपनी है और ये इंडिया के अंदर आती है और ये अपनी कंपनी खोलती है यहाँ भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, तो डायरेक्ट रूप से ये कर सकती है। इसी को FDI कहा जाता है। इससे देश को 2 फायदा होता है। सबसे पहला, देश की सरकार को इसमें हैवी टैक्स मिलता है और देश के लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि हमारे देश में ही खुली कंपनी है ये। तो FDI का फायदा हमारे देश को होता है। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि सरकार पे भी ये दबाव बनाते हैं, क्योंकि सरकार को हैवी टैक्स देते हैं, ये सरकारों पे भी ये दबाव बनाने लग जाती है, भाई पॉलिसी ऐसे बनाओ, ऐसे ही मत बनाओ। तो इससे हमारे देश की जो लिबर्टी है या जो सॉवरेनिटी है खतरे में आ जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, यानी कि नियंत्रण और स्वामित्व के रूप में हम पहले बात करते हैं। देखो, जो FDI है, FDI जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो किसी दूसरे देश का होना चाहिए। तो FDI के अंदर क्या होता है और पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है, इन दोनों को आपको अलग अलग समझना होगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि FDI किसी दूसरे देश के बिजनेसमैन के द्वारा भारत या तमाम देशों के अंदर जब इन्वेस्ट किया जाता है, यही FDI होता है। आज हम कहते हैं कि मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, मोदी जी इस देश में जाते हैं, मोदी जी उस देश में जाते हैं। मोदी जी क्यों जाते हैं? क्या वो घूमने जा रहे हैं? नहीं, मोदी जी वहाँ पे अपने रिलेशन बनाने जाते हैं। वो FDI के लिए जाते हैं कि भारत के अंदर FDI आए, डायरेक्ट इन्वेस्ट करे लोग यहाँ पे भी, ताकि भारत की जो इकोनॉमी है ये काफी बूम अप करे। क्लियर है? तो FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि जो भी FDI आती है ये लॉन्ग टर्म के लिए आती है, बहुत लंबे टाइम तक। अब जैसे मान लो कोको कोला है, पेप्सी है, पिज्जा हट है, मैकडोनाल्ड है, ये सब क्या है? जस्ट एक MNC के रूप में भारत के अंदर FDI के तौर पे आई है, जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये हमारी कंपनी तो है नहीं भाई, ये तो अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनी है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आती है, इनका इन्वेस्टमेंट स्थायी होता है, पहला पॉइंट। एंड दूसरा क्या है, ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं यहाँ पे। इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। अब चाहे उस देश की इन्वायरमेंट पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम पे चाहे जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा हो, इनका मतलब होता है सिर्फ पैसा कमाना, दुनिया जाए पहाड़ में। इसलिए कई बार इनकी आलोचना भी की जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत के अंदर ट्रेड करने के मकसद से ही एक FDI के रूप में भारत में आई थी। बट देखते ही देखते उसने पूरे भारत को अपने चंगुल में फंसा के गुलाम सा बना लिया। तो ऐसा होगा ना, विदेशी कंपनी भारत को अपने चंगुल में ले ली। इसलिए FDI के रूप में जो विदेशी कंपनी MNC भारत के अंदर आती है, इनकी समय समय पर आलोचना भी की जाती रही। बट खैर, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं एंड इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। एंड जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं आते। ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाया, बेनिफिट इनको हो गया, तो ये उस देश से उठकर किसी और देश में चले जाते हैं। ये होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये स्पेसिफिक चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है? अब रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं। अगर हम FDI की रिस्क की बात करें, तो उस देश की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से इसके अंदर रिस्क बहुत बड़ा होता है,
बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हायर रिस्क इसके अंदर होता है। ऐसा क्यों? अब मान लो कि इस ए कंट्री ने किसी बी कंट्री के अंदर, उस देश के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के टाइम तो सब कुछ ठीक था, लेकिन साल 2 साल 1.5 साल बाद क्या हुआ? उस देश के अंदर सरकार गिर गई, तानाशाही आ गई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से पूरा देश दिवालिया हो गया। तो अब क्या होगा? इस ए देश ने जो भी पैसा लगाया था इस बी देश के अंदर, इसका सारा पैसा डूब जाएगा। आज देश पाकिस्तान या तमाम उस देशों के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते? सिर्फ इसी वजह से एफडीआई वहाँ पे आती नहीं है। इसीलिए एफडीआई के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है अगर उस देश के अंदर कोई दिक्कत आ गई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक लेवल पे। क्लियर है? बट इसके अंदर रिटर्न भी अच्छा होता है। अगर लंबे टाइम के लिए हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे शेयर मार्केट के अंदर, एसआईपी में भी करते हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको वो रिटर्न अच्छा खासा दिख जाएगा। बट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ये कम जोखिम वाला होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो ये साल 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बस। अगर लगता है इनको तो ये वहाँ से निकल के किसी और देश में चले जाते हैं। तो बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही अपनी कंपनी को हटाकर किसी और देश में जाके वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसमें जोखिम कम होता है। इसमें देखो रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, यानी कि इसके अंदर रिटर्न भी कम होता है। जितना एफडीआई मिलता है उससे कम मिलता है इसके अंदर रिटर्न। तो जाहिर सी बात है, अगर हम रिस्क ज़्यादा लेंगे लाइफ में सक्सेस भी ज़्यादा करेंगे। अगर रिस्क भी कम, अगर आज की जो हमारी एज है, आपकी हमारी, अगर इसमें भी हम रिस्क लेने से डरने लग गए भाई, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी हमारी एज है रिस्क लेने की। जब आपके 4 बच्चे हो जाएंगे तो आप रिस्क ले ही नहीं पाओगे, आपको डर सा लगेगा। अभी दबा के रिस्क लीजिए, या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। क्लियर है? तो ये इसके अंदर बाजार का उतार चढ़ाव जो होता रहता है, बट इसके अंदर जो रिटर्न है वो कम मिलता है। ये जो डिफरेंस है ये आपको बताना होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों यानी कि टीएमसी की मानवाधिकारों के प्रति जवाबदेही पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि राइट एन एसे ऑन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस अकाउंटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपको इसमें यह बताना कि टीएनसी मानव अधिकार के प्रति अपनी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। अब टीएनसी का मतलब क्या होता है? देखो, आपने कभी ना कभी जरूर एमएनसी का नाम सुना होगा। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। ये कंपनी तो किसी एक देश की होती है, लेकिन ये अलग अलग बहुत सारे देशों के अंदर जाके अपना व्यापार करती है। तो हम कोको कोला, पेप्सी, पिज्जा हट, मैकडोनाल्ड, ये जो हम नाम सुनते हैं ये एक एमएनसी है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनी है। भारत तमाम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जाके अपना ट्रेड कर रही है। ये सेम इसी तरीके से एक और कंपनी होती है जिसका नाम होता है टीएनसी। इसका मतलब होता है ट्रांसनेशनल कंपनी। अब ये क्या काम करती है? जैसे एमएनसी काम करती है, सेम ये भी दूसरे देशों के अंदर जाके व्यापार कर रही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं कुछ लोग, और इनकी जमीन पे टीएनसी वाले यानी कि जिनकी कंपनी है वो चाहते हैं कि भाई ये जमीन इनको मिल जाए, यहाँ पे ये फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये इनकी जमीन ले लेंगे, बट इनको कंपनसेशन डेट मींस मुआवजा के नाम पे कुछ भी नहीं देंगे। कई बार इनके राइट्स का वॉयलेंस किया जाता है, इस वजह से टीएनसी की आलोचना की जाती है। तो मानव अधिकार को लेकर इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इंटरनेशनल रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, आपको इसमें ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या क्या है? देखो, सबसे पहले रक्षा करना है, हमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है एंड कुछ उपाय बताना है। सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, कई बार ये होता है कि अपने बेनिफिट्स के लिए फार्मर्स हो गए, लेबर्स हो गए, इनके राइट्स का वॉयलेंस करते हैं। इसके लिए सरकार को रूल्स बनाने चाहिए। कई बार सरकार का मुंह बंद ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले पैसे देकर ही कर देते हैं, क्योंकि पैसा खूब इनके पास। इसलिए कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि बड़े बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन के साथ सरकार मिली हुई है, और इसकी आलोचना की जाती है। एंड नेशनल लॉज बनाना चाहिए, और जितने भी हितधारक हैं, जितने भी कॉर्पोरेट या बिजनेसमैन लोग हैं, इनको यूएनओ या तमाम जो इंटरनेशनल रूल है इनको मानना चाहिए, तभी ये अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा और ह्यूमन राइट्स का वॉयलेंस नहीं हो पाएगा। और ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये हो रहा है। इसमें आपको सिंपल यही बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा देने में प्रवासी यानी कि डायस्पोरास क्या भूमिका निभाते हैं? व्हाट रोल डज द डायस्पोरा प्ले इन द प्रमोशन ऑफ ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स? दैट मीन्स आपको बताना है कि मान लो कि प्रवासी है। प्रवासी का मतलब जो किसी एक देश से इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या सोशल ऑपरेशन की वजह से काफी अत्याचार हो रहा हो, या उन देश के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आ गया हो, तो इस वजह से वो किसी और देश के अंदर जाके रहने लग जाते हैं। ये कहलाते हैं हमारे प्रवासी ग्रुप के लोग। क्लियर है? तो इसमें बताना है आपको कि जो प्रवासी जो लोग हैं ये इंटरनेशनल मूवमेंट को प्रमोट करने में कैसा कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, आखिर ये क्या करते हैं ऐसा। क्लियर है? चलिए हम क्या समझते हैं इसके मतलब। ठीक है, प्रवासी समुदाय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान देते हैं? सबसे पहला कल्चरल इन्फ्लुएंस करते हैं ये। मान लो किसी एक देश के लोग किसी और देश में जा रहे हैं, तो वो अपने कल्चर को लेकर जा रहे होते हैं, अपनी थॉट्स को, अपने रिलीजन, अपने आइडियाज को लेकर जाते हैं। तो जब भी एक देश के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं और किसी और देश में ऐसा हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट किसी और देश में भी जाता है। मान लो आंदोलन अभी यहाँ हो रहा है और इसी को देखकर आंदोलन किसी और देश में भी स्टार्ट हो जाता है, भाई कि जब इस देश के लोग कर सकते हैं ऐसा, तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो इसका सांस्कृतिक प्रभाव यानी कि
कि विचारों का, थॉट्स का भी लेन देन, आदान प्रदान होने लग जाता है। नेटवर्किंग एंड मोबिलाइजेशन, दैट मीन्स नेटवर्किंग, गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब क्या होता है कि जो प्रवासी लोग हैं इनको जब तक कोई इनका स्टेबल ठिकाना नहीं मिल जाता है, इनको जहाँ पे एक जगह पे स्थायी रूप से ये रह पाए, जब तक ये मोबिलाइज होते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये जाते रहते हैं। इस वजह से ही दुनिया भर के अंदर आंदोलन होते रहते हैं। नेक्स्ट क्या, प्रेजेंट और आर्थिक योगदान। देखो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, इसमें जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये उस देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे ये, और उस देश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर इन्होंने अपना, और उसके अंदर ये अपना कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। ये स्किल ट्रांसफर एंड नॉलेज एक्सचेंज। देखो जिस भी देश में जाएंगे ये अपनी स्किल को लेकर ही जाएंगे, ये तो जो नॉलेज है ये भी ट्रांसफर होगा। तो जाहिर सी बात है कि उस देश की कमियां है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इन सबको ये बाहर निकालेंगे, जिससे कि जो ग्रुप आंदोलन कर रहा होता है इसको थोड़ा सा प्रमोशन मिलता है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट करते हैं ये। मान लो कि जिस भी देश में जा रहे हैं ये, जिस भी देश से ये आए हैं, तो ये पॉलिटिकल यूनिटी बना के उस देश की कमियों को उजागर करते हैं ये, जिससे कि आंदोलन को मजबूती मिल सके। कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस, दैट मीन्स सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान भी करते हैं ये। संस्कृति के साथ साथ एजुकेशनल भी शेयर करते हैं ये, अपने थॉट्स को, या जिस भी देश के अंदर जा रहे हैं अपने विचारों को। एजुकेशन के द्वारा ही समाज के अंदर आंदोलन या क्रांति लाई जा सकती है, इस बात को ये भली भांति जानते हैं, और इसीलिए ये प्रवासी अपने लिए एक ठिकाना ढूंढते रहते हैं जिससे कि इनको स्थायी मिल जाए। मिडिल ईस्ट कंट्री के कई देश से लोग, मिडिल ईस्ट कंट्री के कई लोग बाहर जाते हैं, किसी और देश के अंदर जाके बसते हैं। अफगानिस्तान से जब तालिबान आया तो कई लोगों ने अफगानिस्तान को छोड़कर किसी और देश के अंदर शरण ले ली, तो कई लोग अफगानिस्तान को छोड़कर किसी और देश के अंदर वो जाके सेटल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों में। कहीं पे भी आंदोलन चल रहा हो, ये प्रवासी का मुद्दा एक गहरा मुद्दा है। किसी भी देश में जब कोई समस्या खड़ी होती है तो प्रवासी लोग अपने आप ही पैदा होते हैं जब वो देश को छोड़कर किसी और देश में जा रहे होते हैं। इसमें आपको यही सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सुरक्षा एजेंडा को लेकर किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की कल्पना की गई है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा। आपको इसमें यही बताना है कि आज के इस टाइम में ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर किस सिस्टम का डेवलपमेंट या इन्वेस्ट किया गया है, आपको इसके बारे में यही बताना है। तो इसमें आपको देखो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, ह्यूमन को किस चीज़ से सिक्योरिटी चाहिए। सबसे पहले टेररिज्म से, आज के टाइम पे भूख से, बीमारी से, गरीबी से, एंड एक देश के अंदर डोमेस्टिक जो भी वायलेंस होते हैं उससे, एंड गृह युद्ध से, कोई अत्याचार ना कर सके उन पे, इन सब से। आज के टाइम पे आतंकवाद बड़ा मुद्दा है। इसके बाद जो एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं एक देश के अंदर, प्राकृतिक आपदाएं, ये सारे वो इश्यूज हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी का एक एजेंडा बन चुका है और दुनिया भर के अंदर इन पे चर्चाएं हो रही है। इसलिए जो ह्यूमन सिक्योरिटी का इशू है ये व्यक्ति केंद्रित है, दैट मीन्स इंडिविजुअल सेंटर में इसकी एक व्यक्ति पर्सन है, हमें हर एक बंदे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, यही हमारा मेन मकसद है। यूएनओ ऐसा कहता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी, व्यापक सुरक्षा। इंडिविजुअल के साथ साथ हमें सोसाइटी की सुरक्षा करनी है जिससे सभी देश सिक्योर रहे। अब ये सिक्योरिटी किस चीज़ की है, बीमारी, महामारी, आर्थिक रूप से जो तंगी आ जाती है देशों के अंदर, इनसे देशों को बचाना ताकि कोई दिवालिया ना हो सके। रोकथाम और समन से, यानी कि हमें प्रिवेंशन करना होगा, रोकथाम करना होगा उन बीमारियों का जो किसी एक देश से दूसरे देश के अंदर वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाती है। ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, देखो इंसान है तो जाहिर सी बात है उसके पास अधिकार होंगे, और उन अधिकारों की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है क्योंकि एक इंसान की रिस्पेक्ट है। इनको बचाने के लिए ही ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन किया गया यूएनओ के द्वारा भी। यूनिवर्सल राइट्स से ये सभी देशों के लोगों पे इम्प्लीमेंट होता है ये, जो कि 10 दिसंबर को 1948 को ही इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड कम्युनिटी एंड लोकल एम्पावरमेंट हो गया, समुदाय और स्थानीय सशक्तिकरण। हर एक कम्युनिटी के लोग जो बैकवर्ड पे हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इनको भी आगे बढ़ाना है ताकि स्थानीय सशक्तिकरण हो सके, लोगों को मजबूती मिल सके और हर एक ग्रुप के लोग आगे बढ़ सके। मानवीय सहायता और विकास, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। कई बार ऐसा होता है किसी देश के अंदर कोई अटैक हो जाए, जैसे कि अभी गाजा पट्टी पे हुआ एंड इसराइल और फलस्तीन के बीच में हुआ। अब चाहे मुद्दा जो भी रहा हो, लेकिन इंसान जो इसमें मर रहे थे या जो घायल हो रहे थे उनको सहायता दी जा रही थी। आप खुद देखिए अभी रूस और यूक्रेन के टाइम में भी ऐसा ही हो रहा है, तो कई देश इसमें हेल्प भी भेजते हैं अपनी। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का मुद्दा जब उठता है तो कई देश आगे आते हैं। अगर नेपाल में जब भूकंप से कई हजारों करोड़ का नुकसान होता है तो भारत खुद उसमें हेल्प करता है, चाहे वो खाने पीने से हेल्प करना हो या फाइनेंशियल हेल्प करना हो। एंड कमजोर समूह पर ध्यान देना है। जो इन्वायरमेंटल के इशूज हैं जो आगे आने टाइम में बहुत दिक्कत दे सकती है, ग्लोबल वार्मिंग का हो गया, CO2 को मात्रा कम करना हो गया। आज दुनिया भर के देश इसमें आपस में सहयोग कर भी रहे हैं, बट इन्वायरमेंटल का इशू है एंड जो टेररिज्म का इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए इसमें वैश्विक सहयोग यानी कि ग्लोबल कोऑपरेशन मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए ह्यूमन सिक्योरिटी का जो एजेंडा है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को इन सभी पॉइंट्स की वजह से आपस में जोड़ देती है, जिसमें सभी देश, दुनिया के लगभग 194 कंट्री जो यूएनओ में शामिल हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपस में जब तक ये सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोई भी इंटरनेशनल इशूज इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ये अचीव कर ही नहीं सकते। इसलिए जरूरी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मिलना। यही है मेन ह्यूमन सिक्योरिटी का
एजेंडा इन इंटरनेशनल रिलेशन की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। यानी कि जो सबसे एंड में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट नोट्स आता है, और शॉर्ट नोट्स में आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, इनमें से आपको 2 ही कोई करना होता है। पहला है पोस्ट मॉडर्निज्म, दैट मीन्स उत्तर आधुनिकवाद। इसका मतलब क्या होता है? देखो, आज का जो टाइम है मॉडर्निटी का टाइम है, जिसमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी आ रहे हैं, स्पेस के अंदर, डिफेंस के अंदर, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर कई ऐसे एडवांसमेंट हो चुके हैं जिसमें इंसान ने खुद प्रकृति पे विजय हासिल कर ली है कई चीज़ों के अंदर। जब इंसान खुद चांद पे जा रहा है, मंगल ग्रह पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जितने भी एडवांसमेंट हो गए, ये सभी इसी के एग्जाम्पल है। डेवलप्ड कंट्री काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज आगे बढ़ने की रेस में लगे पड़े हैं, बट इसके बावजूद भी जो डेवलप कंट्री के पास रिसोर्सेज है, ये जब तक ये डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प नहीं करेंगे इनको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है पोस्ट मॉडर्निज्म में हम डेवलपमेंट तो करें, बट इन्वायरमेंटल के इशूज को ध्यान में रखते हुए, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, वरना पूरी मानव जाति खतरे में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परमाणु अप्रसार नीति का मतलब क्या होता है? देखो, हुआ क्या, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1945 में अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा एटम बम्स बना लिया गया। 1949 में यूएसएसआर, जिसको अब रसिया कहते हैं, इसने भी बना लिया। 1954 में ब्रिटेन ने भी बना लिया यानी इंग्लैंड, एंड 1959 के अंदर फ्रांस ने भी बना लिया, और 1964 के अंदर चाइना ने भी बना लिया। अब ये पांचों देश बड़े चंट निकले, इनको लगा कि कोई और ना बना ले, इसलिए इन्होंने 1967 में एक कानून बना दिया, एक एग्रीमेंट कर ली इन्होंने, और जो जो इस एग्रीमेंट पे साइन करेगा वो परमाणु यानी कि एटम बम्स नहीं बना सकता, यानी वो टेस्ट भी नहीं कर सकता। इसलिए इसको नाम दिया गया परमाणु का प्रसार ना करने की नीति, यानी कि परमाणु अप्रसार नीति, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी। क्लियर है। और भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया, इसलिए भारत ने 1974 में भी टेस्ट किया, और भारत ने 1998 में सफल टेस्ट किया, इसमें पास भी हुए। भारत आज परमाणु संपन्न देश है, नो डाउट इसके अंदर। एंड थर्ड पॉइंट का है आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई। देखो, आतंकवाद से कोई एक नहीं, दुनिया के सभी देश जूझ रहे हैं। जो एक टाइम पे आतंकवाद को पनाह दिया करता था, वो आज उससे खुद जूझ रहा है। इसलिए आज अमेरिका खुद आगे आता है आतंकवाद के खिलाफ। बट वेस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगे कि आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो, क्योंकि हथियारों का जखीरा जो उनके पास रखा पड़ा है वो कैसे बिकेगा। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध जब तक सभी देश मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये खत्म नहीं हो सकता। आतंकवाद में वैश्विक सहयोग जरूरी है। 2001 के अटैक से अमेरिका भी दहल गया था। भारत के अंदर भी चाहे संसद का अटैक हो या ताज होटल पर अटैक हो, मुंबई का अटैक हो, कई बार अटैक हुए। तो इससे ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक एक देश का इशू है, ये सभी देश इसे जूझ रहे हैं, इसलिए इसमें वैश्विक सहयोग जरूरी है। एंड बहुनार जातीय, दैट मीन्स मल्टी एथनिक। देखो, कई देशों के अंदर कई सारे ऐसे एथनिक ग्रुप है जिनको इग्नोर किया गया, अब वो बड़े हाशिए पे या बैकवर्डनेस का शिकार हो गए हैं, तो उनको आगे लेकर आना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसे कई एथनिक ग्रुप हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, इनका कल्याण करना जरूरी है। देखो, मल्टी एथनिक ग्रुप के अंदर जिनकी संख्या कम है, जो माइनॉरिटी के अंदर है, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन था, जितने भी पूरे क्वेश्चन थे ये सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं इस वीडियो के अंदर, ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत जरूरी है। बाकी जो कुछ और भी क्वेश्चन है ये आपको मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है, तो नोट्स को प्लीज जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एक बार आपने नोट्स को पढ़ लिया और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एग्जाम में पास होने से, अच्छे मार्क्स लाने से वो रोक नहीं सकता। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और प्लीज सभी जगह इसको शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।